नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश एमपी जीके के प्रीवियस ईयर्स के व्यापम की परीक्षाओं में जितने भी सवाल पूछे गए थे उसका संकलन का लेक्चर। और ये 2015 से 2021 तक के सारे सवालों को कवर किया है और जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्ड सॉल्यूशन को इसमें समाहित किया है ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके लगभग 10 क्वेश्चन कवर हो जाएं और मात्र प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कर लेने से ही एग्ज़ाम में 80% तक आप स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। और ये आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनसंख्या के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का स्थान है पाँचवा। इसका सही आंसर होगा कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश भारत में 5वें नंबर पे। अब इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखें हम, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है। तो मध्य प्रदेश जो कि पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, मतलब लैंडलॉक्ड राज्य है। इसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश या किसी भी अन्य देश या किसी भी समुद्र से नहीं टच करती है। ये चारों तरफ सारे साइड से 5 राज्यों से घिरा हुआ है और उन 5 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये 5 राज्य हैं। मध्य प्रदेश के जो 5 राज्य इसको स्पर्श करते हैं वह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य हैं। अब मध्य प्रदेश जो कि 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ये जनसंख्या के आधार पर देश में कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। और जो कुल जनसंख्या है वह है 7,26,26,809। तो आपको जनसंख्या भी याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। अब बात करूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान देश में दूसरा है, किंतु विभाजन से पूर्व देश में इसका प्रथम स्थान था। वर्तमान में पहले स्थान पे है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पे मध्य प्रदेश। तो सेकंड नंबर पे हो गया फर्स्ट नंबर पे हो गया राजस्थान और सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। 9.38% भाग क्या है, मध्य प्रदेश ने कवर किया हुआ है। 9.38% मध्य प्रदेश ने कवर किया है। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ है। ये जो डिफरेंस है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण पैदा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जो विवाद है वह किस किस के मध्य है, किरार घाटी विवाद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य। अब मध्य प्रदेश के विस्तार की बात करूँ तो मध्य प्रदेश का विस्तार है 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश तक और 74.2 पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर तक। ये स्थिति आपको याद होनी चाहिए, 21.6 से 26.30 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो 74 से पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर तक। अब ये जो विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वह कुल है 605 किलोमीटर लंबा। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है वह है 870 किलोमीटर। तो विस्तार हो गया 605 से 870 किलोमीटर। इसमें हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल के आधार पर सेकंड नंबर पे है, जनसंख्या के आधार पर 5वें नंबर पे। जनसंख्या 7,26,26,809 है और इसका जो एरिया है वो 9.38% एरिया है कुल देश का, जो कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफाएं हैं ये बहुत ही फेमस जगह बाघ की गुफाएं हैं धार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बाघ कैसे होते हैं, धारदार, बाघों पर धारियाँ होती है, वहीं से याद हो जाएगा बाघ की गुफाएं हैं धारियाँ। बाघ की गुफाएं हैं धार में, भाग्य की गुफाएं हो गई धार में। अब इसके बारे में अन्य फैक्ट देखें तो भाग्य की गुफाएं सबसे पहले तो किस काल की हैं, तो बाघ की गुफाएं हैं गुप्तकालीन। बाघ की गुफाएं हैं गुप्तकालीन हैं, बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन हैं। अब बाघ की गुफाएं किस काल की हो गई गुप्तकालीन, और किस ग्रंथ या किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है ये, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्धकालीन या गुप्तकालीन भी कहते हैं। अब बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। गुफाओं की संख्या कुल कितनी है यहाँ पर, तो कुल 5 गुफाएं, कुल 5 गुफाएं हैं यहाँ पर। और इनका निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था, 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। और इनकी स्थिति क्या है, तो यह स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें स्थित हैं। बाघ की गुफाएं धार में आती हैं और धार में भी अगर पूछे किस पहाड़ियों में, तो विंध्याचल की पर्वत पहाड़ियों के अंतर्गत।
अब बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे पे हैं? तो जैसा कि बाघ की गुफाएं, वहीं से नदी का नाम भी है बाघनी, तो बाघनी नदी के समीप या बाघनी नदी के किनारे इनका निर्माण हुआ है। अब बाघ की गुफाएं जो कि मुख्य रूप से बौद्ध कालीन है या बौद्ध चित्रकला के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, तो बौद्ध चित्र के प्रमाण की खोज यहाँ पर की थी, उस व्यक्ति का नाम है डेंजरफील्ड। डेंजरफील्ड ने किया था बौद्ध चित्र के प्रमाण की खोज। तो आंसर हो जाएगा बाघ की गुफाएं धार में हैं, जो कि गुप्तकालीन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे कुल गुफाएं 5 हैं, बागनी नदी के समीप हैं। इनका निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। और बाघ की गुफाओं में जो बौद्ध चित्र के प्रमाण की खोज की थी, उस व्यक्ति का नाम है डेंजरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज या पैराडाइज फ्लाईकैचर। सही आंसर होगा दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अब इसके बारे में अन्य फैक्ट देखिए, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दूधराज, उसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है और वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो वैज्ञानिक नाम है वह है पैराडाइज फ्लाईकैचर। पैराडाइज फ्लाईकैचर इसका वैज्ञानिक नाम है। और अन्य नाम जिसे टिटेनी शाहबुलबुल, टिटेनी शाहबुलबुल, हुसैनी महारानी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। शाहबुलबुल, टिटेनी, महारानी, हुसैनी बुलबुल, ये सभी नाम हैं किसके? मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के, जिसे शाहबुलबुल, टिटेनी, महारानी, हुसैनी बुलबुल या पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष कब घोषित किए गए? तो ये सभी घोषित किए गए थे मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ को, या मध्य प्रदेश की स्थापना के जब 25 वर्ष पूरे हुए थे, विवय हुए थे 1 नवंबर 1981 को। 1 नवंबर 1981 को घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष की। ये सभी घोषित हुए थे 1 नवंबर 1981 को। अब राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा, जिसे ब्रेडारी प्रजाति का ब्रेडारी प्रजाति का है, और इसका नाम दलदली हिरण भी है। पक्षी हमने पढ़ी लिया है शाहबुलबुल या पैराडाइज फ्लाईकैचर, जिसे दूधराज भी कहते हैं, और वृक्ष है बरगद का। बरगद का वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के यशोधर्मन किस वंश से संबंधित है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कवर हो गया कि मालवा यशोधर्मन किससे संबंधित है या कहाँ से संबंधित है? तो यशोधर्मन संबंधित है मालवा से। और वंश का नाम पूछा जाए तो वंश है ओलिकारा। ओलिकारा वंश से संबंधित है यशोधर्मन। इसके बारे में अदर फैक्ट देखिए, जो यशोधर्मन थे उनका अन्य नाम क्या था? तो यशोधर्मन के बारे में सबसे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका एक अभिलेख, और यशोधर्मन का जो अभिलेख मिलता है वह मिलता है मंदसौर अभिलेख, जिससे यशोधर्मन की उपलब्धियों के बारे में प्रमाण मिलते हैं। तो यशोधर्मन का जो अभिलेख मिलता है उससे मंदसौर में प्राप्त होता है, जिससे यशोधर्मन की उपलब्धियों के बारे में हमें पता चलता है। यशोधर्मन का वास्तविक नाम या पूरा नाम था जनेंद्र यशोधर्मन। जनेंद्र यशोधर्मन। अब बात कर लेते हैं मालवा क्षेत्र की। तो मालवा क्षेत्र में शासन रहा परमार वंश का। परमार वंश ने यहाँ पे शासन किया। परमार वंश की जो स्थापना की थी वो राष्ट्रकूटों के सामंत ने की थी, और राष्ट्रकूट सामंत जिनका नाम था कृष्णराज उपेंद्र। कृष्णराज उपेंद्र ने ही यहाँ पे परमार वंश की स्थापना की। परमार वंश की वास्तविक राजधानी प्रारंभ में बनाई गई थी उज्जैन को। अगर कहा जाए कि वास्तविक संस्थापक परमार वंश के कौन थे, तो वह थे राजा श्रीहर्ष सियक द्वितीय। श्रीहर्ष सियक द्वितीय, इन्हें परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? श्रीहर्ष द्वितीय को। परमार वंश के एक प्रतापी राजा सभी को पता है, राजा भोज। किंतु इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि जो कि मांडू है, मांडू कहाँ आता है? मालवा में। और मालवा में एक सागर या झील है जिसे बोलते हैं हम मुंज सागर झील। तो मांडू की मुंज सागर झील का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था वाकपति मुंज ने। वाकपति मुंज मालवा के परमार वंश के राजा थे। इन्होंने मांडू में मुंज सागर झील का निर्माण किया था। हमने इसमें क्या देखा कि इनका पूरा नाम था जनेंद्र यशोधर्मन। इनकी उपलब्धियों के हम बारे में जो अभिलेख मिलता है, यशोधर्मन का अभिलेख मंदसौर अभिलेख। परमार वंश की राजधानी थी उज्जैन। इसकी स्थापना की गई थी कृष्णराज उपेंद्र ने, जो कि वास्तव में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। वास्तविक संस्थापक श्रीहर्ष को माना गया है। वाकपति मुंज ने मांडू में मुंज सागर झील की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी 2004 में। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश में सन 2004 में की गई थी। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना की गई थी सन 1972 में।
सन 1972 में मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थापना की गई थी। और सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान है 15वां और सर्वाधिक सड़कें हैं महाराष्ट्र में। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान है 15वां और सर्वाधिक सड़कें हैं महाराष्ट्र में। करंट से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेसवे है जिसे चंबल एक्सप्रेसवे कहते हैं, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अब जाना गया है। तो 2020 में इसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया है चंबल एक्सप्रेसवे का। और चंबल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, तो कोटा से इटावा के मध्य जो वाया होता है श्योपुर, मुरैना और भिंड से गुजरता हुआ। कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा के मध्य जो चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, उसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सड़कें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सर्वाधिक सड़क है सीधी में। सर्वाधिक सड़क कहाँ पे है, सीधी में। और सबसे कम सड़क है झाबुआ में। अब सड़कों के घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है सतना में और न्यूनतम सड़कों का घनत्व है श्योपुर में। आपको याद रखना है पहले सर्वाधिक वाला, तो सर्वाधिक सड़कें हैं सीधी में और सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है सतना में। तो सीधी में हो गई सर्वाधिक सड़कें और सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है सतना में। न्यूनतम सड़क है झाबुआ में और न्यूनतम सड़क घनत्व है श्योपुर में। मालवा पठार निम्न में से किसके उत्तर में आता है, मतलब आपको दिशा बतानी है कि किसकी स्थिति मालवा के पठार के उत्तर दिशा में है। तो इसका सही आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी बह रही है। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो नर्मदा नदी के ऊपर आती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नीचे आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर ही स्थित है मालवा का पठार। मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर है। यह स्थिति हो गई विंध्याचल, सतपुड़ा। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये पूछा है कि करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रजाति के संरक्षण के लिए है। तो यह है सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। अब इसके बारे में अदर फैक्ट्स ये हैं कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इसके अलावा और कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए की गई है। तो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए कुल 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। एक है करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है घाटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य। तो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है स्थित शिवपुरी में, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवपुरी में स्थित है और घाटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है ग्वालियर में। और करेरा की स्थापना की गई थी, इसका क्षेत्रफल है 202 वर्ग किलोमीटर और घाटी गांव का है 512। इसमें से मुख्य रूप से याद रखना है कि करेरा शिवपुरी में स्थित है और घाटी गांव स्थित है ग्वालियर में। दोनों का ही किसके लिए संरक्षण होता है, दोनों में ही संरक्षण किया जाता है सोन चिड़िया का। अब दूसरा याद कर लेते हैं हम कि घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन कौन से हैं। तो घड़ियाल संरक्षण के लिए 3 हैं जिनके नाम है केन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य। इनकी स्थिति भी दी गई है कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। मुख्य रूप से अभी आप इतना ही याद कर लीजिए कि केन, राष्ट्रीय चंबल और सोन अभ्यारण्य तीनों ही अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए हैं। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारण निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। साधारणतः दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड में पाई जाती है काली मिट्टी। बुंदेलखंड में पाई जाती है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बारे में देखें तो काली मिट्टी का एक अन्य नाम है रेगुर मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी जल धारण करने की क्षमता सार्वधिक होती है और इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है क्षारी, क्योंकि इसका जो pH मान होता है वह 7.5 से 8.5 के मध्य होता है। इसी कारण ये क्षारी प्रकृति की है और जल धारण करने की क्षमता सार्वधिक है। काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है किसके लिए, कपास उत्पादन के लिए। इसमें नाइट्रोजन की तो कमी होती है किंतु लोहा और चूना की अधिकता पाई जाती है। तो काली मिट्टी के बारे में देखा, रेगुर मिट्टी है, क्षारीय प्रकृति की है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लोहा चूना की प्रचुरता किंतु नाइट्रोजन की कमी है। मध्य प्रदेश में मिट्टियों की बात करें तो कुल 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी 47% भूभाग पर और लाल पीली मिट्टी 37% भूभाग पर। बाकी जो 3 मिट्टी हैं, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, ये क्रमशः 4, 3 और 9% पाई जाती है। जो याद रखना है वह लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जिनका प्रतिशत 47 और 37 है। बाकी 4, 3, 9 हैं जलोढ़, कछारी और मिश्रित मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग आधारित बजट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लिंग आधारित बजट प्रस्तुत किया गया था सन 2007 में। ये सीधा फैक्चुअल डेटा का क्वेश्चन है। तो लिंग आधारित बजट प्रस्तुत किया गया था सन 2007 में। सन 2007 में ही लिंग आधारित बजट प्रस्तुत किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना में आवेदक की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए 18 वर्ष। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यह योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में, और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, और यह योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2013 से। इसमें जो वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है वह प्रोवाइड की जाती है 50,000 से 25 लाख तक। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, और यह लोन दिया जाता है रोजगारों को जिनकी आयु है 18 से 35 वर्ष, और यह वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है उद्योग प्रारंभ करने के लिए। उद्योग प्रारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है, जो कि 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए है, और इसमें 50,000 से 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसकी प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 2013 से। हाल ही में भेल ने सिवनी में, तो भेल कंपनी ने कहाँ पे सोलर प्लांट कोल आधारित तापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, तो भेल ने किया है स्थापित सिवनी में। और सिवनी में भी कितने मेगावाट का पूछा गया है, तो भेल ने सिवनी में जो तापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है उसकी क्षमता है 600 मेगावाट। 600 मेगावाट। भेल एक भारत की महारत्न कंपनी है, और उसने 600 मेगावाट का एक तापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। यह स्थापित किया है सिवनी जिले में। अब इसके बारे में अन्य फैक्ट देखिए कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जब विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना हुई थी सन 1950 में जबलपुर में। और इस बिल्डिंग को किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं शक्ति भवन से। तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना की गई 1950 में जबलपुर में, और इसे जाना जाता है शक्ति भवन के नाम से। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई 1982 में भोपाल में। तो दो चीज़ें हो गई, विद्युत विभाग स्थापित हुआ जबलपुर में 1950 में, और ऊर्जा विकास करने के लिए विकास निगम बना 1982 में भोपाल में। अब करंट से रिलेटेड है कि परमाणु से बिजली बनाने वाले 2 केंद्र स्थापित होने हैं मध्य प्रदेश में। वो कौन कौन से हैं, एक तो चुटका है और दूसरा भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो मध्य प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि प्रस्तावित हैं उनका नाम है चुटका परमाणु केंद्र और भीमपुर परमाणु केंद्र। और इनकी स्थापना कहाँ हुई है, तो चुटका परमाणु केंद्र बनेगा मंडला में, और भीमपुर परमाणु केंद्र बनना है शिवपुरी में। चुटका परमाणु केंद्र मंडला में और भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र बनेगा शिवपुरी में। अब मध्य प्रदेश में प्रथम जब अपन ने पढ़ा है कि तापी ऊर्जा संयंत्र, तो सबसे पहला तापी ऊर्जा संयंत्र कब बना, तो सबसे पहला तापी ऊर्जा संयंत्र बना था चांदनी जो कि बुरहानपुर में स्थित है, और पहला जल विद्युत केंद्र बना था मंदसौर में जो कि गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। तो पहला तापी विद्युत केंद्र चांदनी में 1953 में स्थापित हुआ जो कि बुरहानपुर में है, और जल विद्युत या जल से बिजली बनाने का काम गांधी सागर में किया गया जो कि मंदसौर में स्थित है, यह 1962 में स्थापित किया। तो ताप विद्युत केंद्र बना 1953 में, और उसके 9 साल बाद 1962 में बिजली पानी से बनाई गई जो कि गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, और ये डैम स्थित है चंबल नदी पे। किस नदी के तट पर सिंहस्थ या कुंभ का मेला लगता है, तो सिंहस्थ या कुंभ का मेला लगता है मध्य प्रदेश में उज्जैन में, और उज्जैन स्थित है किस नदी के किनारे पे, उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे पे। आपसे पूछा जाएगा। इसी की तरह एक और इम्पोर्टेंट है कि सिवना किस नदी के किनारे पे है, सिवना नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो सिवना नदी के किनारे स्थित है मंदसौर। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये है नदी चंबल। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्षिप्रा क्या है, तो क्षिप्रा एक नदी है सहायक, किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा उद्गमित होती है इंदौर के काकरीबर्डी से, और इसका अवसान होता है यहाँ की कहाँ पे गिरती है, तो ये अवसान होता है इसका चंबल नदी में। अतः क्षिप्रा नदी सहायक नदी है चंबल नदी की, जो कि इंदौर के काकरीबर्डी से निकलती है। कुल लंबाई की बात करें चंबल की, जो कि क्षिप्रा की सहायक नदी है, उसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी के बाद, जो निकलती है कहाँ से, महू के इंदौर में महू की जाना पाव की पहाड़ी से। इंदौर में महू की जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, और यह यहाँ से यमुना नदी में मिल जाती है। अतः चंबल भी सहायक नदी हुई यमुना नदी की। यह उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। अब अलग अलग सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की। तो पहली सहायक नदी है
शिवना नदी, जो कि शिवना नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसके किनारे पे एक प्रमुख शहर है मंदसौर। शिवना नदी के किनारे पे है मंदसौर। शिवना नदी ऊपर से आके चंबल नदी में मिलती है। फिर दूसरी बड़ी नदी है अरावली से निकलती हुई बनास नदी, जो कि चंबल नदी में मिल जाती है। अब 3 डैम है इसमें। पहला डैम गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। इसमें से जो गांधी सागर डैम है, वो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र था, जो कि चंबल नदी पे स्थापित है। और ये स्थित है कहाँ पे? मंदसौर में। बाकी राणा सागर और जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है। अन्य सहायक नदियों की बात करें तो नीचे यहाँ से दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी, पहली नदी है काकरी बर्डी से निकलने वाली, इस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। दूसरी नदी काली सिंध, जो कि देवास बागली से निकलती है। तीसरी नदी है पार्वती, जो कि आष्टा सीहोर जिले से निकलती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। और 2 नदियाँ जिनके नाम है सीप और कूनो नदी, दोनों नदी क्रमशः श्योपुर और शिवपुरी से निकलती है। यह यमुना नदी में चंबल नदी में मिल जाती है। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हुई? सहायक नदियों के नाम हो गए शिवना, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, शीप और कूनो और बनास। ये सहायक नदियाँ हैं। गांधी सागर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ मंदसौर में पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था सन 1962 में। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वह है उज्जैन। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगले 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।